विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आज यूनिट 2 सेमेस्टर 3 मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पेपर 1 के यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं। ये एमसीक्यूज़ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर बेस्ड है। याद रखिए कि जब तक आप स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सो रीड इट एंड देन just as a method of preparation for the exams, go for the MCQs. Inflation is a situation, पहला question है, inflation is a situation where the value of money is falling. ध्यान रखिए question क्या पूछा है, value of money यानी कि मुद्रा का मूल्य। तो मुद्रा का मूल्य मुद्रास्फीति में गिरता है। इन्फ्लेशन में हम कहते हैं कि वस्तुएं महंगी हो गई है, द प्राइसेस आर राइजिंग एंड बिकॉज द प्राइसेस आर राइजिंग while the goods are becoming costlier, the purchasing power of money is falling. जब 100 रुपये में पहले अगर 1 किलो एप्पल ले सकते थे, तो अब जब वही एप्पल 120 किलो के हो रहे हैं तो 100 रुपये में 1 किलो से कम एप्पल्स आएंगे। तो इसका मतलब कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी कम हो रही है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फॉलिंग। नॉर्मली स्टूडेंट्स देखते हैं इन्फ्लेशन और ऑप्शंस देखते हैं राइजिंग फॉलिंग और राइजिंग को टिक करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, इंक्रीजिंग प्राइसेस रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इसी को अलग तरीके से कि इंक्रीजिंग प्राइसेस रिड्यूस डैश ऑफ मनी, तो परचेजिंग पावर। अब मुद्रास्फीति वह परिस्थिति है जहां मुद्रा का मूल्य गिरता है। वस्तु महंगी होने पर मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर द प्राइसेस आर। अब यहाँ पर ये सीधा सवाल है, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर द प्राइसेस आर राइजिंग। मुद्रास्फीति वह परिस्थिति है जहाँ कीमतें बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डैश ऑफ मनी एक्सीड्स इट्स डैश। ये मुद्रास्फीति की परिभाषा में ही है, इन्फ्लेशन के डेफिनेशन में ही है। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच द सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सीडिंग द डिमांड फॉर मनी। देयर इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जहाँ मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक होती है। सो द ऑप्शंस आर supply of money exceeds the demand for money. अब इसके ऑप्शंस में आपको उल्टा आ सकता है, डिमांड कॉमा सप्लाई आ सकता है, कुछ और आ सकता है, नन ऑफ द अबव। आपको चूज करना है सप्लाई एंड डिमांड। और क्वेश्चन के वर्डिंग को ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी एक्सीड्स इट्स डिमांड। अगर यही डिमांड ऑफ मनी एक्सीड्स इट्स सप्लाई या इस तरह से कुछ आया, उल्टा कर दिया क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन के वर्डिंग को ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी एक्सीड्स द डिमांड, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, इसको ध्यान में रखना है। सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इम्प्लाइज डैश। तो ये जो हमारा इसके पहले हमने पढ़ा था वैसा ही है, डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मुद्रास्फीति की परिस्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति अब यहाँ पर देखिए बढ़ जाती है, तो ये असत्य है। मुद्रास्फीति की परिस्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। तो हिंदी में अलग तरीके से दिया है, इंग्लिश में वो फिल इन द ब्लैंक टाइप का दिया है, जबकि हिंदी में उसको एज अ स्टेटमेंट दिया है, मुद्रास्फीति की परिस्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती नहीं है, घटती है, और इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है। इन्फ्लेशन इम्प्लाइज अ डिक्लाइन in the purchasing power of money. Next question है, raising of CRR reduces the credit creation capacity of commercial banks, और इसका जवाब है true। बैंक जो साख निर्माण करती है, देखो मांग, जब हम कहते हैं कि मांग अधिक है, तो मांग को सिर्फ मुद्रा ही नहीं ज़रूरी है मांग होने के लिए, अगर साख है, अगर क्रेडिट है, तो इसके बेसिस पर भी people are going to demand things if credit is easily available, if credit is readily available. So credit is also one factor which has to be considered when we access when we try to gauge the demand for goods and services in a economy. तो जो
सी आर है या कैश रिजर्व रेशियो है, ये जो बैंक के लेंडेबल डिपॉजिट्स है इनको कम करता है। इन शॉर्ट ये बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को कम करता है और इसी वजह से बैंक का क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। एंड CRR goes out of the deposits that are available with the bank. अगर बैंक के पास ये फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स रहे तो वो उसका काफ़ी प्रतिशत लेंड कर सकती है, बट व्हेन CRR इज इंक्रीज तो उतने उनके लेंडेबल डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं। CRR reduces the availability, this is the explanation. नकद कोष अनुपात को बढ़ाने से व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख निर्माण कम हो जाता है और इसका उत्तर है सत्य, क्योंकि बैंक का जो साख निर्माण होता है वो उनके द्वारा प्राप्त किए गए डिपॉजिट्स या निक्षेपों के आधार पर होता है और यह नकद कोष अनुपात निक्षेपों की मात्रा को घटाता है और इसलिए साख निर्माण को भी कंट्रोल किया जाता है। जो लोग बैंक के पास डिपॉजिट्स रखते हैं कैश में, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट कॉजेज इन्फ्लेशन, ये इसका आंसर है ट्रू। तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर या अनुत्पादक व्यय वो है जिससे कोई निर्मित नहीं हो रही, कुछ भी नया क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक एक्सपेंडिचर है। जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज होम्स, ऑन द ऑर्फन चिल्ड्रन, तो ये सब अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आता है। पर ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वेलफेयर स्टेट के लिए करना ज़रूरी होता है, कल्याणकारी राज्य में इन तरह के खर्चों को करना ज़रूरी होता है। या डिस्काउंटेड या फ्री मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये भी अनप्रोडक्टिव में आता है, इससे कोई और प्रोडक्टिव प्रोसेस आगे की क्रिएट नहीं होती है, इट इज़ ऑल कंज्यूम्ड। जब यही पैसा अगर किसी प्रोजेक्ट में डाला जाए जो कोई वस्तु का क्रिएशन करता है, जहाँ पे कोई वस्तु निर्मित होती है, तो ये पैसा और लोगों को काम देगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इस तरह के खर्चे को हम कहते हैं प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और ये जो खर्चा है इसे हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर विच कॉजेज इन्फ्लेशन, और इसका उत्तर है सत्य, क्योंकि जब इस तरह का खर्चा होता है तो ओनली मनी इज फ्लोइंग इनटू द इकोनॉमी, उस वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है, मनी सप्लाई लोगों के पास बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लो एंड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन एड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसका जवाब है ट्रू। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए डिफ्लेशन से अच्छा इन्फ्लेशन है। दोनों अच्छे नहीं है, बोथ आर इवल्स, बट विच इज़ द लेसर ऑफ द टू इवल्स? द आंसर इज डेफिनेटली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द लेसर ऑफ द टू इवल्स। एटलीस्ट इन्फ्लेशन में इकोनॉमी अपवर्ड स्पाइरल में चली जाती है, डिफ्लेशन में इकोनॉमी डाउनवर्ड स्पाइरल में आ जाती है, तो वो ज़्यादा हानिकारक है। इफ़ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड and at a slow rate, then definitely it is aiding economic growth, और इसका उत्तर है सत्य। लूज मनी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक लीड्स टू इन्फ्लेशन। लूज मनी पॉलिसी मतलब कि ढीली मुद्रा नीति मुद्रास्फीति को जन्म देती है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और इसका जवाब है सत्य। Deficit budget policy of the government to meet its expenditure causes inflation. Deficit budgeting या घाटे का बजट कब होता है? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसके सोर्सेज ऑफ इनकम से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि इनकम कम है लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो वो जो बैलेंस है बीच का उसको फिलअप करने के लिए डेफिसिट बजट की पॉलिसी यूज़ की जाती है और इसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो घाटे का बजट ये नीति मुद्रास्फीति को जन्म देती है और इसका जवाब है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट कंपेयर्स इन्फ्लेशन टू अ रॉबर? कौन से अर्थशास्त्री ने मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की है? और उसका उत्तर है ब्रह्मांड एवं
वकील, इन्होंने मुद्रास्फीति को डाकू के समान कहा है। अब हम मूव हो रहे हैं इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स, अलग अलग क्लासेस पर इन्फ्लेशन के होने वाले इफ़ेक्ट्स। तो जो प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेस क्लास है, प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेस क्लास गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, उत्पादक और व्यापारी वर्ग को मुद्रास्फीति लाभप्रद साबित होगी। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति में आप जानते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मेनली वस्तुओं के लिए मांग बहुत अधिक है, तो उनका बिजनेस ज़्यादा हो रहा है और उनका लाभ हो रहा है। दे गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स लूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जो निश्चित आय प्राप्त करने वाले लोग हैं उनके लिए मुद्रास्फीति हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ एक तरफ वस्तुएं महंगी हो रही है, वहाँ उनकी आय उतनी ही रह रही है, आय नहीं बढ़ रही है, आय निश्चित है लेकिन वस्तुएं महंगी हो रही है। मतलब ही कि उतने ही आय में अब उतनी ही वस्तुएं लेने के लिए उन्हें और अधिक खर्च करना पड़ेगा, और इसलिए निश्चित आय वालों के लिए मुद्रास्फीति हानिकारक होती है। दे लूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बिकॉज even to live at the same level in which they were living before, they are now having to spend more because goods have become costlier. Consumer standard of living is reduced. Yes, during inflation it is reduced क्योंकि उसी जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए उन्हें और अधिक पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, और जो फिक्स्ड अर्नर्स है, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स है, या वो लोग जो जिनके पास बहुत कम आय है, उनको उनके पुराने स्टैंडर्ड से और नीचे आना पड़ता है, क्योंकि वही चीज़ें अब और महंगी हो रही है, उनको वही सब खरीदने के लिए और ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और यदि ये उनके पास नहीं है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाता है, उपभोक्ताओं का जीवन स्तर गिर जाता है। द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज सीन ऑन द मिडिल क्लास। मुद्रास्फीति का सबसे हानिकारक प्रभाव मिडिल क्लास पर पड़ता है। ये वो लोग हैं जो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स को पूरे समय बैलेंस करने में लगे हुए होते हैं, जहाँ इनके इनकम सोर्सेज लिमिटेड है, एक्सपेंडिचर्स काफ़ी सारे हैं, और इसका सबसे बुरा प्रभाव इस मिडिल क्लास पर देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन डिस्करेजेस सेविंग्स। मुद्रा प्रसार बचत को हतोत्साहित करता है, और इसका उत्तर है सही। क्यों? क्योंकि जो जीवन आवश्यकता है, जो भी उसकी नीड्स है, एक व्यक्ति कमाता क्यों है? ताकि वो अपने लिए खर्च कर सके, वो एक अच्छी दैट ही कैन स्पेंड अ गुड लाइफ एंड satisfy those needs at least for which he earns. So now if the satisfying of those needs is going to cost more, what is going to remain to save? इसलिए मुद्रा प्रसार बचत को हतोत्साहित कर, महंगाई बढ़ रही है मतलब कि कुछ बच ही नहीं रहा है, जो भी है खर्च हो रहा है या कम बचतें कम हो रही है, तो बचत को हतोत्साहित करता है। चेंजिंग ऑफ बैंक रेट इज़ अ फिस्कल मेजर ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। बैंक रेट को चेंज करना ये फिस्कल मेजर नहीं है, ये एक मॉनिटरी मेजर है। बैंक रेट को बदलना, बैंक की दर को बदलना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपायों के अंतर्गत आता है। सो इट इज़ नॉट अ फिस्कल मेजर, इट इज़ अ monetary measure. Bank rate is the rate at which the RBI, that is the Reserve Bank of India, discounts first class bills. So ये इसको बढ़ाने से credit control curtail हो जाता है, और it is not a fiscal measure but it is a monetary measure. बैंक दर बदलना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपायों के अंतर्गत आता है। ये असत्य है, ये एक मौद्रिक उपाय है। Increase in taxation is a monetary measure of controlling inflation. तो taxation is not a monetary measure, it is a fiscal measure of controlling inflation. जब taxation बढ़ जाता है तो consumers की spending capacity कम हो जाती है, मतलब कि demand को curtail किया जाता है। करों में क्योंकि वस्तुएं जब महंगी होती है, when taxation increases, goods become
costlier, and when the prices rise, the goods become costlier, the demand for the goods is curtailed. तो करों में वृद्धि करना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आता है, नहीं ये असत्य है, यह एक राजकोषीय उपाय है. सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इंक्रीजेस मनी सप्लाई. तो ये मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है. बाय बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी कैन बी कंट्रोल. जैसे कि गवर्नमेंट बाय करती है, अपने क्वेश्चन में सेल है तो हम वहीं से शुरू करते हैं. अगर गवर्नमेंट सेल करती, दो पार्टीज है, गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टर. गवर्नमेंट इज सेलिंग, तो यहाँ से गवर्नमेंट से इन्वेस्टर की तरफ जा रही है सिक्योरिटीज़, और इन्वेस्टर के पास से पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास. तो इससे क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेशन में है वो गवर्नमेंट ने मॉप अप किया इन सिक्योरिटीज़ को बेच के. अब वो पैसा इन्वेस्टर के पास न होकर के गवर्नमेंट के पास चला गया है. इस तरह public, when the government sells securities to the public in the open market, money is transferred from the public to the government. इसके उल्टा होता है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करती है. गवर्नमेंट इन्वेस्टर, गवर्नमेंट इज बाइंग द सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टर इज गिविंग द सिक्योरिटीज़ बैक टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज गिविंग मनी टू द इन्वेस्टर. इसके पास पैसा आ गया. ये वो व्यक्ति है जिसके थ्रू इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेशन में. इन्वेस्टर इज अ पार्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. तो इस तरह से बाय सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड, व्हिच इज फॉल्स. ऑन द कॉन्ट्ररी, मनी सप्लाई इज मॉप्ड अप बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग इन सर्कुलेशन इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जो असत्य है. अब हम जो अगली मेथड है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. यहाँ डिवैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, अतिमूल्यन और अवमूल्यन दोनों की ही क्वेश्चंस लिए हैं. पहला है डिवैल्यूएशन एनकरेजेस एक्सपोर्ट्स. डिवैल्यूएशन मतलब कि हमारी करेंसी की, होम करेंसी का एक डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट एक्सचेंज रेट में, उसके बाहरी मूल्य को कम करना. ऐसा होने से करेंसी चीप हो जाती है. विदेशी व्यक्तियों को उतने ही रुपए में और अधिक पैसे मिलते हैं, बिकॉज द इंडियन करेंसी हैज़ बीन डीवैल्यूड एज कम्पेयर टू देयर करेंसी. इसलिए उनके लिए हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है. जो अगर हम ये माने कि $1 के बदले में वो 100 रुपये की चीज़ पहले खरीद सकते थे, अब वही $1 के बदले में वो 120 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं. हमारी करेंसी उनके लिए सस्ती हो गई है. मतलब कि $1 की वैल्यू बढ़ी है और इंडियन रुपी की घटी हुई है, और इसके वजह से एक्सपोर्ट्स एनकरेज होते हैं. एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं उनके लिए. हमारे लिए एक्सपोर्ट है, उनके लिए इंपोर्ट है. मुद्रा का अवमूल्यन होने से निर्यात प्रोत्साहित होते हैं, जो सत्य है. ओवर वैल्यूएशन, अब अवमूल्यन के उल्टा है ओवर वैल्यूएशन. ओवर वैल्यूएशन एनकरेजेस इंपोर्ट्स. अति मूल्यन आयातों को प्रोत्साहित करता है. हिंदी मीडियम फिर से देखिए, एक और टाइपिंग एरर है. अति मूल्यन, मुद्रा का अति मूल्यन आयातों को प्रोत्साहित करता है. ओवर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी एनकरेजेस इंपोर्ट्स, जो कि सत्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेशनिंग इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. राशनिंग साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय है, ये असत्य है, ये है गुणात्मक उपाय. आप जानते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल के 3 टाइप्स के मेजर्स हैं. 2 मेजर है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड अदर मेजर्स. तो क्वालिटेटिव मतलब कि जो, क्वांटिटेटिव मतलब कि जो साख की मात्रा से संबंधित है. द अदर इज परिमाण. क्वालिटेटिव मतलब कि गुणात्मक, और परिमाणात्मक मतलब कि क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट. गुणात्मक मतलब कि वो किस फील्ड में है, कहाँ पे, किस क्षेत्र में वो जा रहा है, दैट इज क्वालिटेटिव.
credit control, and rationing is a method of qualitative credit control, not of quantitative credit control. तो साख की राशनिंग साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय है, न कि परिमाणात्मक, और इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये असत्य है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें हम डिवैल्यूएशन की बात करेंगे, सॉरी डिफ्लेशन की बात करेंगे, जो इन्फ्लेशन के बाद आने वाला टॉपिक है। सो विद दिस I will end the video. Prepare well for the exams and see you soon.